हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है। आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप अपनी स्टडी में आधे से ज़्यादा सिलेबस कवर कर चुके होंगे, और अगर नहीं किया होगा तो कोई बात नहीं, अब आगे कर लेंगे। लेकिन स्टडी करते टाइम फ्रेंड्स बहुत सारे क्वेश्चंस मन में आते हैं जो मेरी वीडियोस में भी मुझसे पूछे जाते हैं। और सबसे पहले मैं एक चीज़ बता देती हूँ कि ये जो क्वेश्चंस के आंसर मैं देती हूँ वो मैं अपने एक्सपीरियंस से देती हूँ, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और एक्सपीरियंस मुझे पिछले एग्ज़ाम का भी है। 2021 में मैंने एग्ज़ाम दिया था और लगभग पास ही हो गया था बस, और थोड़े ही अंतर से मैं रही हूँ, तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ। और जो प्रॉब्लम्स मेरे सामने आती हैं या आई थी पहले भी, आप सबके सामने भी आती हैं और आप सब वही क्वेश्चंस मुझसे पूछते हैं और उनके आंसर मैं करती हूँ। तो फ्रेंड्स, किसी पर कोई फोर्स नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप ये सब फॉलो करें या फिर आप इसी को सही मानें। आपको अपने अकॉर्डिंग जैसा सही लगे आप वैसा कर सकते हैं। इन चीज़ों से अगर आपको कोई हेल्प मिलती है तो आप ले सकते हैं। सो आगे बढ़ते हैं। आपके जो क्वेश्चंस थे उनमें से जो मेन क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही ज़रूरी हैं आप सबके लिए और मेरे लिए भी, इवन सबके लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं टीजीटी और पीजीटी दोनों की। सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पर सब्जेक्ट से रिलेटेड ही है। जो हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश टीजीटी के लिए, तो फ्रेंड्स इस चीज़ में मैं कह सकती हूँ कि हाँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस के आंसर ईजिली दे सकती हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन मोस्टली मेरे पास आ रहा है कि टारगेट कैसे बनाएं, टीजीटी के सिलेबस को हम टारगेट में कैसे बदलें, हम उसके टारगेट्स कैसे सेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, टारगेट हमें हमेशा अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाने चाहिए और अपने अकॉर्डिंग बनाने चाहिए कि हमें कितना समय मिल रहा है और कितना नहीं मिल रहा है। टारगेट आपके जो होते हैं वो फ्लेक्सिबल होने चाहिए, ना तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड आप बनाएं और ना बहुत ही ज़्यादा सिंपल आप बनाएं। अब ऐसा भी नहीं है कि आपने सिर्फ इतना सिंपल टारगेट बना लिया कि आप उसको 15 मिनट में पूरा करके बैठ जाएंगे और आपको लगेगा कि आज का टारगेट तो कंप्लीट हो गया या फिर 1 घंटे में आप कंप्लीट कर लेंगे। और ऐसा भी नहीं है कि आप इतना हार्ड बना लें कि आपको 10 आवर्स का टारगेट बनाना है और इतना लंबा टॉपिक आपने सिलेक्ट कर लिया है कि ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर कोई टॉपिक बड़ा है तो आप उसको टुकड़ों में बांट सकते हैं। अगर कोई टॉपिक इतना बड़ा है तो आप उसको पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं और अपने टाइम के अकॉर्डिंग उसको स्टडी कर सकते हैं। जैसे विलियम शेक्सपियर हमारा जो टॉपिक है वो सबसे बड़ा है, आई थिंक, जैसा मुझे लगता है। बाकी आपको कैसा लगता है मुझे नहीं पता। उसके जो प्लेज हैं वो बड़े बड़े प्लेज हैं और उनका जो उनकी समरी, उनके कोटेशंस, उनके क्वेश्चंस, उनके कैरेक्टर्स सभी कुछ इंपॉर्टेंट हैं। तो हम उसको पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पार्ट्स में हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, जैसे आज हम केवल शेक्सपियर की लाइफ साइकिल पढ़ेंगे। लिटरेचर पोर्शन में जितना भी हमने टारगेट बनाया है, सपोज हमने 6 घंटे का टारगेट बनाया है, तो उसमें जो लिटरेचर पोर्शन हमने 2 घंटे का या 1 घंटे का रखा है या 3 घंटे का रखा है, उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसमें लाइफ साइकिल पढ़ सकते हैं और उनके जो इंपॉर्टेंट ड्रामाज हैं, इंपॉर्टेंट प्लेज हैं, उनकी पब्लिकेशन ईयर लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आप क्या कर सकते हैं, उनकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेज हैं उन प्लेज में से कुछ सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे 2 प्ले आप एक दिन में पढ़ सकते हैं, ईजिली पढ़ सकते हैं, क्योंकि उनकी समरी पढ़नी होती है और उनके कैरेक्टर्स लर्न करने होते हैं और उनके मेजर इंसिडेंट हमें याद रखने होते हैं। तो आप टारगेट इस तरीके से बनाएं कि आप उसको ईजिली पूरा कर सकें, क्योंकि जब हम टारगेट पूरा कर लेते हैं तो हमें खुशी होती है, अंदर से फील होता है कि हाँ, हम कुछ कर सकते हैं। और उस टारगेट को कंप्लीट करने के बाद हमें कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, हमारा जो सिलेबस है वो आगे बढ़ रहा है। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आप टारगेट अपने समय के अकॉर्डिंग बना सकते हैं और अगर कोई टॉपिक लेंदी है तो आप उसको पार्ट्स में डिवाइड करके बना सकते हैं। नेक्स्ट है याद कैसे रखें। अब हमने टारगेट भी बना लिया, टाइम टेबल भी बना लिया, बुक्स भी हमारे पास हैं, हम पढ़ भी रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। लेकिन आज हमने पढ़ा, जैसे सबको ऐसे ही लगता है, मुझे भी ऐसे ही लगता है, इवन मैं भी भूल जाती हूँ। बहुत सारी कोटेशंस मैं लर्न करती हूँ, अगले दिन जब मैं फिर से देखती हूँ या कोई प्रैक्टिस करती हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, ये तो मैंने कल शायद पढ़ा था, और आपस में मिसमैच हो जाता है। सपोज शेक्सपियर की ही कोटेशंस हैं तो उन्हीं के प्ले में मिसमैच हो जाता है कि ये इस प्ले की है या इस प्ले की है। तो हम उसको कैसे लर्न कर सकते हैं फ्रेंड्स, हम बहुत ही छोटे छोटे नोट्स बना सकते हैं। शॉर्ट नोट्स बनाएं। कोटेशंस के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं, या तो शुरू के वर्ड्स आप नोट कर लें या फिर लास्ट के वर्ड, या बीच में कोई ऐसा इंपॉर्टेंट वर्ड ढूंढ लें जिससे कि आप रिलेट कर सकें कि आप कैसे उसको रिलेट कर पा रहे हैं किसी भी प्ले से। जैसे हेमलेट की एक बहुत ही फेमस कोटेशन है, फ्रेलिटी द नेम ऑफ वुमेन। तो आप फ्रेलिटी से लर्न कर सकते हैं कि हाँ, ये हेमलेट में आता है, तो आप उसको लर्न कर सकते हैं। इसी तरीके से कोई भी कोटेशन है, उसका कोई भी इंपॉर्टेंट वर्ड आप पकड़ सकते हैं और उसको देख सकते हैं कि ये किस प्ले से मैच हो रहा है और किस प्ले से ये कोटेशन है। मैं इसी तरीके से करती हूँ, आप ऐसे कर सकते हैं। थर्ड है इंग्लिश लिटरेचर को हिंदी में कैसे पढ़ें। अब हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश, तो हम हिंदी में कैसे पढ़ेंगे भाई उसको। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कुछ वर्ड बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं, हमें समझ में नहीं आते हैं, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तब होती है जब हम फर्स्ट टाइम इसकी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। तो फ्रेंड्स, टोटली इंग्लिश लिटरेचर को हमें हिंदी में बदलने की ज़रूरत नहीं है। पोएट्स के या फिर राइटर्स के जो लाइफ साइकिल होते हैं,
लाइफ साइकिल में हमें हिंदी एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड होंगे उनको आप डिक्शनरी से या ऑनलाइन देख सकते हैं। बाकी जो वर्क्स होंगे उनकी समरी आपको इजीली नेट पर मिल जाएगी, ऑनलाइन मिल जाएगी, यूट्यूब पर भी मिल जाती है और गूगल पर भी मिल जाती है। हिंदी में समरी एक बार अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको उस प्ले का आइडिया हो जाता है कि इस प्ले में क्या क्या हुआ था। तो सभी वर्ड्स को हिंदी में बदलने की ज़रूरत नहीं है, इसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा जाएगा। आप केवल उसकी समरी हिंदी में सुन लीजिए और पढ़ लीजिए एक बार, उससे आपके माइंड में ये हो जाएगा कि इस प्ले में क्या क्या है, तो आप उसका ईजिली अंदाज़ा लगा सकते हैं, उसके क्वेश्चन ईजिली लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट है ग्रामर कैसे पढ़ें। ग्रामर क्या है? ग्रामर पूरी रूल बेस होती है, सारे रूल्स होते हैं और एक तरीके से जैसे मैथ होता है ना, तो मैथ में क्या होता है, मैथ में अगर हमें फॉर्मूलाज लर्न है तो हम कोई भी क्वेश्चन कोई भी इक्वेशन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मैथ साइंस जैसे रूल पर चलते हैं, ऐसे ही ग्रामर जो है वो रूल्स बेस होती है, फॉर्मूला बेस होती है। तो किसी भी चीज़ का अगर हमें रूल लर्न है तो हम उसे ईजिली लर्न कर सकते हैं। तो ग्रामर के सबसे पहले आप सभी रूल्स को बहुत अच्छे से क्लियर कर लें, चाहे वो टेंसेस हो, चाहे प्रीपोजिशंस हो, चाहे आपके कंजक्शंस हो या ट्रांसफॉर्मेशन हो, नरेशन हो, एक्टिव पैसिव हो, इन सब में आपको रूल्स की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो आप रूल्स को लर्न कर लेंगे और रूल्स को लर्न करने के बाद आप प्रैक्टिस करेंगे। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर लेंगे उतना इजीली आप ग्रामर को पढ़ पाएंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स। नेक्स्ट है वोकैब। वोकैब कैसे पढ़े? सबसे बेस्ट तरीका है वोकैब को पढ़ने का, देखो मैं आपको बताती हूँ और दिखाती भी हूँ मैं कैसे वोकैब पढ़ती हूँ। वोकैब कहाँ पर है? ये रही, देखिए। मैं जब भी वोकैब के वर्ड्स पढ़ती हूँ, जो वर्ड मुझे आते हैं या मेरे लिए फेमिलियर हैं, पढ़े हुए हैं, उनको मैं छोड़ देती हूँ। छोड़ देती हूँ का मतलब ये नहीं है कि मैं उनको लर्न नहीं करती हूँ, लर्न करती हूँ, लेकिन जो वर्ड मेरे लिए नए हैं उनको मैं हाईलाइट कर लेती हूँ, ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं रिवाइज़ करने आऊँ तो मेरा ज़्यादा ध्यान इन पर जाए कि ये वर्ड मुझे पहले भी नहीं पता थे और ये मुझे अच्छे से पढ़ना है दोबारा से। तो मैं इस तरीके से लर्न करती हूँ। आप एक चीज़ और कर सकते हैं, जिन वर्ड की आपको हिंदी नहीं पता है आप हिंदी लिख सकते हैं उसके सामने, तो हिंदी से क्या होगा कि आप उसको कंपैरिजन कर लेंगे और इजीली आपको वो वर्ड्स लर्न हो जाएंगे। और एक और तरीका है वोकैब को लर्न करने का, जो वर्ड आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं, जो मैंने हाईलाइट किए हैं, आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। जो भी वर्ड डिफ़िकल्ट हैं आप उनको लिख सकते हैं, उनको लिखिए और बार बार लर्न कीजिए। राइट डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड लर्न देम अगेन एंड अगेन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने घंटे पढ़ना ज़रूरी है? घंटे आप लोगों पर डिपेंड करता है। अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपको 6 घंटे पढ़ना है या 8 घंटे पढ़ना है या 10 घंटे पढ़ना है, क्वालिटी ऑफ टाइम डिपेंड करता है, क्वालिटी ऑफ टाइम मैटर करता है, ना कि क्वांटिटी ऑफ टाइम। 6 से 7 घंटे बहुत आराम से निकल जाएंगे और इनमें आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। लेकिन ये 6 से 7 घंटे आपको सीरियस स्टडी करनी है। सीरियस स्टडी का मतलब है इसमें आपको अपनी प्रैक्टिस, रिवीजन और अपने सारे के सारे जो भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं स्टडी के, वो इंक्लूड करने हैं। और इसमें आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, बीच में मोबाइल नहीं यूज़ करना है, किसी और एक्टिविटी में अपना ध्यान नहीं लगाना है, फुल्ली कंसंट्रेट होकर पढ़ना है। तो आप जितने भी घंटे पढ़ेंगे वो आपके लिए यूज़फुल होंगे। लेकिन अगर आप सीरियसली नहीं पढ़ेंगे तो आप भले ही 12 घंटे पढ़ें या 14 घंटे पढ़ें, वो आपके लिए यूज़फुल नहीं होंगे। तो कंसंट्रेट होकर पढ़ें। अगर 2 घंटे भी पढ़ेंगे तो वो आपके काम ही आएगा। और बिना कंसंट्रेट हुए, बिना तैयारी के या बिना सीरियस हुए आप अगर पढ़ेंगे, भले ही 10 घंटे पढ़ लें, वो आपके काम नहीं आएगा। अब एक क्वेश्चन बहुत आ रहा है कि फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं, होगा या नहीं? होगा में पहले ही फ्यूचर छुपा हुआ है, और फ्यूचर का किसे पता है भाई? हमें तो पता नहीं है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। फ्रेंड्स, फ्यूचर का किसी को भी नहीं पता होता है कि होगा या नहीं। अगर हम शुरू करने से पहले ही सोच ले कि हम यहाँ पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे, और हम चल तो रहे हैं लेकिन हमारी जो चाल है वो धीमी है, या फिर हम सोच में चल रहे हैं कि वहाँ तक पहुँचेंगे या नहीं, तो आप ही सोचिए, क्या पहुँच पाएंगे? नहीं पहुँच पाएंगे, क्योंकि हम यहीं से सोच कर चले हैं पता नहीं पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे। रास्ते में कुछ डिफ़िकल्टी आ गई तो, रास्ते में कुछ प्रॉब्लम आ गई तो, हमें वापस आना पड़ गया तो हम क्या करेंगे? तो वही चीज़ एग्ज़ाम की है। आपने तैयारी स्टार्ट की नहीं है, आप पढ़ने बैठे नहीं हो और सिर्फ कॉन्सिक्वेंस सोच रहे हो कि होगा या नहीं होगा। परिणाम की चिंता मत कीजिए। स्टार्ट कर रहे हो तो बहुत अच्छे तरीके से सीरियस होकर पढ़ाई कीजिए। होगा या नहीं होगा वो आपकी मेहनत पर डिपेंड करेगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, ना कि इस पर कि आप फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, सेकंड टाइम दे रहे हैं, थर्ड टाइम दे रहे हैं, या कितनी बार भी एग्ज़ाम दे लीजिए। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो नहीं होगा, और अगर मेहनत करेंगे तो 100% होगा, ये जान लीजिए। नेक्स्ट, लास्ट लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोटिवेट कैसे रहें। मोस्ट इम्पोर्टेंट।
किसी भी एग्ज़ाम की स्टडी में, किसी भी चीज़ की तैयारी में आप लोगों के मन में, हमारे मन में, मेरे मन में भी यही क्वेश्चन रहता है कि मोटिवेट कैसे रहे। इवन 2 से 3 दिन सीरियसली पढ़ने के बाद मुझे भी लगता है कि अब पढ़ाई नहीं हो रही है, अब मैं सीरियस नहीं हूँ, तो कैसे मैं मोटिवेट होती हूँ और कैसे हमें मोटिवेट होना चाहिए, क्या हम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमें ये सोचना चाहिए कि ये मेरा लास्ट चांस है, इसके बाद मुझे मौका नहीं मिलेगा। अगर आपने अपने मन में ये चीज़ 100% ले आए कि इसके बाद मुझे मौका नहीं मिलेगा, ये मेरा लास्ट चांस है, तो आपको ज़रूर मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ, मुझे अभी कुछ ना कुछ ज़रूर करना है, इसके बाद मौका नहीं मिलने वाला है। मौका नहीं मिलने से क्या मतलब है, आपकी एज कंप्लीट हो गई है या फिर कोई रूल चेंज हो गए हैं, वैकेंसी आए या ना आए इस पर डिपेंड करता है, क्या पता कब तक आए, वैकेंसी आ भी जाए तो एग्ज़ाम कब तक हो कुछ पता नहीं है। तो वैकेंसी अगर आई है, अपॉर्चुनिटी अगर आई है, तो हमें इसे ग्रैब करना चाहिए, हमें इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए और इसी बार हमें अपना 100% देकर तैयारी करनी चाहिए। इसके बाद हमें मौका नहीं मिलेगा, ये हमारा लास्ट चांस है। आप फर्स्ट टाइम दे रहे हो या कितने टाइम एग्ज़ाम दे रहे हो, ये हमारा लास्ट चांस है और ये हमें करना ही है। ठीक है ना फ्रेंड्स, अगर ये बात मन में रहेगी तो हमारी मोटिवेशन बनी रहेगी, हमारी डेडिकेशन बनी रहेगी और हम अपनी स्टडी को मन लगाकर बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये कुछ क्वेश्चंस थे जिन्हें मैंने अपने एक्सपीरियंस से क्लियर करने की कोशिश की है। आशा करती हूँ कि लगभग क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं हुए होंगे तो आप फिर से कोई क्वेश्चन जो आपके मन में डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ट्राई करूँगी फिर से क्लियर करने का। सो थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।